हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही चल रहे थे आपके प्रिपरेशंस। और जिस जैसे जैसे बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी प्रिपरेशंस को और एक्सलेट करते हैं और अपने प्रिपरेशंस को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ जो वैलिड होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहां वैलिड होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लिखना पड़ेगा इसमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। यानी कि एक कंडक्टर है, दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर होगा। क्या हो जाएगा? करंट ऑफ द कंडक्टर होगा। इसे बोलते हैं ओम्स लॉ जो वैलिड होती है वो कहां होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है कंडक्टर की। तो इसमें लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर according to Ohm's law the current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference between its end। सपोज मान लीजिए ये हमारी कंडक्टर है, ये हमारी क्या है? कंडक्टर है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस कंडक्टर के दो एंड पॉइंट, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी, राइट। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, potential difference between AB, potential difference between AB क्या लिखते हैं? VAB, राइट। करंट फ्लोइंग between its end, let's say is I। कितना? I करंट फ्लो हो रही है, A से B में I करंट जा रही है। मान लेते हैं V ऑफ A हमारा ग्रेटर है V ऑफ B से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट ट्रांसमिट होती है, राइट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, इट मींस I is directly proportional to the potential difference between its end। मतलब VAB, राइट। VAB को हम पोटेंशियल डिफरेंस VB लिख सकते हैं क्योंकि एक सिंगल हमारा यहाँ पे A नाम और B नाम दिया हुआ है, तो VAB लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? I directly proportional to V, I directly proportional to V, राइट। इसका मतलब ये हुआ अगर I इंक्रीज होगी तो V इंक्रीज होगी, I डिक्रीज होगी तो V डिक्रीज होगी, राइट। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से तो हम कह सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नथिंग R इनटू I। ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? रेसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ये क्या है? रेसिस्टेंस है, राइट। यानी कि V इज इक्वल्स टू I R, ये हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन आ गया। क्यों? V बढ़ेगी I बढ़ेगा, V घटेगी I घटेगा। इसका मतलब ये R की जो वैल्यू है ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ ओम्स लॉ।
इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ये क्या है? इक्वेशंस है। क्लियर है? यहां पे जो आर है वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होता है। और हमने शुरुआत में क्या लिखा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि कुछ टेम्परेचर का पंखा इधर हो रहा होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिखे? क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी हो जाती है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? वेरी हो जाती है। अगर टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर जाएगी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो है वो वैलिड नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमने इसमें टर्म्स लगा दिया क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से R में कोई वेरिएशंस दिखने को नहीं मिलेगी। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आई ओम्स लॉ बेसिकली होता क्या है और बोलता क्या है, राइट? चलिए इस ओम्स लॉ को और भी समझते हैं अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आना 100% गारंटी है। इसमें नो डाउट कि क्वेश्चंस आएंगे, राइट? इसमें क्वेश्चंस आना 100% कंपल्सरी है, यानी कि विदाउट ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी कांट बी कंप्लीटेड, राइट? ओके, अब ये कांस्टेंट है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी कि मैं एक इक्वेशन बनाता हूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की। तो ये क्या है? v, ये क्या है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको क्या बोलते हैं? v, और दूसरा क्या हमारा? करंट, जिसको क्या बोलते हैं? I। इसका मैं क्या करता हूं, एक यहां से वैल्यू रख रख के इसमें लेट्स से कांस्टेंट की वैल्यू समथिंग होगी। अगर मैं ये कांस्टेंट है, ये v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? आई आर। v इज इक्वल्स टू आई आर। मैं अभी मान के चलता हूं r की वैल्यू 1 ओम है। कितनी है? 1 ओम है। तो अगर मैं r की वैल्यू 1 रख दूं तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? i इंटू 1 इज इक्वल्स टू आई, यानी कि v इज इक्वल्स टू आई हो जाएगी। v इज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर r की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट हो, v को अगर मैंने 1 लिया तो i कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। v इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि r को मैंने 1 लिया है, राइट? r कांस्टेंट है, कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, राइट? v इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1, तो i इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 2, v इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 3, सॉरी, v is equals to 4, I is equals to 4, v is equals to something, I is equals to something, v is equals to nothing, I is equals to nothing, right? इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका मैं क्या करूं? ग्राफ बनाऊं तो क्या मिलेगा? एक एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं। मैं मान लेता हूं यहां पे v है, यहां पे क्या है? I है, वी आई कर्व बनाते हैं। ऊपर में क्या है? y में कौन है? v, x में कौन है? i। ओके, ये मान लेता हूं 1 2 3 4 5, ये एम्पियर है। सारे कैसे? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। ये है 1 वोल्ट, 2 3 4 5। जब हमारी, अब इस पॉइंट को पुट कीजिएगा और आप इसको ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब वैल्यू v इक्वल्स टू 1 था, i कितनी थी? 1, दोनों की वैल्यू 1 1। इस पॉइंट पे v इक्वल्स टू 2, i कितना? v2 i2, ये वैल्यू 1 आएंगे यहाँ पे। v इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू 3, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे नजदीक आएंगे। v इक्वल्स टू 4, i इक्वल्स टू 4, v इक्वल्स टू 4, i इक्वल्स टू 4, ये इस तरह दिखाएंगे। यानी कि आप इसको अगर इस तरीके से मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, राइट? यानी कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? कमेंट में लिख सकता हूं मैं यहां पे, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ
इज स्ट्रेट लाइन, क्या लिख सकता हूं, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द origin, right, passing through the origin, okay. यानी कि यहां पे r की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, r की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू कितने लिए थे, 1 ओम। इस इक्वेशन से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं, वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू v बाय आई, क्या हो जाएगा, v बाय आई, v क्या है, y, v क्या है, y, i क्या है, x, यानी कि y अपॉन x, r क्या है, y अपॉन x, r इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं यहां पे y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये क्या है, स्लोप है, यानी कि r यहां जो है वो क्या है, स्लोप है, r क्या है, स्लोप, यानी कि यहां पे जो स्लोप होगी टेन थीटा जो होगी, जो y अपॉन x होता है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, यहां पे v अपॉन आई होगा, वो क्या होगा, r के बराबर हो जाएगी, वो r के बराबर हो जाएगी, राइट। यहां तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी और ओम्स लॉ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। सपोज मान लीजिए इस ग्राफ को v को y में ना लेके मैंने v को x में ले लिया, इसमें v को x में ले लिया, v को हमने यहां x ले लिया, ये i ले लिया, राइट। तो इसको सेम उसी तरह लेंगे, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5 इक्वल 0,0 यहां पे। अगर हमारी v की वैल्यू, v को हमने किस में लिया है, x में लिया है, और i को कितना लिया है, y में लिया है। अभी मैं इसको देख करके इसको पुट करता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब सेम ग्राफ बनेगी, कैसी बनेगी, सेम ग्राफ बनेगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कैसी बनेगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके। और यहां का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, यानी कि ये 1 1 पॉइंट है, ये 2 2, ये 3 3 और ये 4 4, वो आप एग्जैक्ट कर लीजिएगा जो भी आएगी। एक्चुअली मैं वैल्यू यहां पे रख रहा हूं 2 2 3 3 और ये 4 4, राइट। यहां पे जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगा, जो स्लोप होगी, वो कितना होगा, y अपॉन x, i बाय v, r क्या होता है, v बाय i, तो उल्टा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि r को मैं लिख सकता हूं, r इक्वल्स टू 1 अपॉन i अपॉन v, अब इस i अपॉन v को मैं लेफ्ट में ले जाता हूं, इसको r को नीचे ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, i अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, r इक्वल्स टू 1 अपॉन v बाय i था, तो v नीचे गई, 1 अपॉन i बाय v को मैंने इधर ले आया और इसको डिवीजन कर लिया, तो 1 i बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय r, i बाय v हमारे यहां पे निकला हुआ है, क्या है, निकला हुआ है, यानी कि i बाय v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाय r के बराबर हो जाएगी, 1 बाय r के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा y एक्सिस में करंट रहेगा,
एक्स एक्सिस में वोल्टेज रहेगी तो स्लोप जो होगी वो कितना होगा, 1/r होगा, 1/r होगा। y कंपोनेंट में कौन है, करंट है, x कंपोनेंट में कौन है, पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल x में रहेगी तो जो स्लोप होगा 1/r होगा। अगर पोटेंशियल y में रहेगी तो स्लोप क्या होगा, r होगा। तो इसको याद करने के लिए आप लिख लीजिए, अगर v y में होगी, v कहां होगी, y एक्सिस में होगी, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, r होगा। इसमें क्या देते हैं, अगर v x में होगी तो स्लोप क्या होगा, 1/r होगा। अगर v x में होगी तो स्लोप 1/r होगा। कहां होगी ना होगी देख लेना भाई, जहां मन तहां होगी, सही से ध्यान रखा करो, इधर उधर भटक रही है। अगर v x में होगी तो स्लोप 1/r होगा। अगर v y में होगी तो स्लोप डायरेक्ट r होगा। ओके, समझ में आ गई होगी आई थिंक। ओम्स लॉ इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। इस ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए आपके पास जो एग्जाम्स में पेपर आएंगे वो इस दोनों से चेंज करके आएंगे कि v/i दिया रहेगा या फिर i/v दिया रहेगा। आपको 1/r या r स्लोप क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये याद करके रखो कि अगर v y में होगी तो है स्लोप में r होगा, अगर v x में होगी तो स्लोप 1/r होगा, 1/r होगा, राइट। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ चुकी होगी। पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिएगा। मिला दो, ओके। चलिए इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से कि ओम्स लॉ को और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं। ओम्स लॉ में इतना बात समझ में आई, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I R होता है। V इज इक्वल्स टू I R होता है, ये ओम्स लॉ ने कहा, राइट। तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, यानी कि ओम्स लॉ आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू a fixed point, through a fixed two end point of a conductor। अगर ये कंडक्टर है ए बी, ये क्या है, ये कंडक्टर है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी और इसमें जो करंट पास होगा उसके दोनों के रेशियो ही कांस्टेंट होगी। यानी कि ओम्स लॉ कह सकते हैं, ओम्स लॉ, ज्यादा बोलने से काम नहीं बनेगा, नोट भी कर लो। ओम्स लॉ इज ऑल्सो डिफाइंड एज the ratio of potential difference and current passing
through 2 ends of a conductor is constant, यानी कि v by I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या लिख सकता हूं इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में, v by I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। फिर हम एक लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी कंप्लीट समरी पूरी चैप्टर्स की रहेगी, और जहां पे किस तरह से फॉर्मूला आपको बनाना है, किस तरह याद करना है, उस वीडियो में सब कुछ दिया रहेगा। राइट, ये कह सकते हैं कि v by I का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो ओम्स लॉ को वैलिड करती है। ओम्स लॉ को क्या करती है, वैलिड करती है। राइट, ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा, यहां से रेजिस्टेंस का भी डिफिनेशन निकल सकता है। रेजिस्टेंस क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू देम। यहां से एक पॉइंट हमारे क्लियर हो सकती है, ये R इक्वल टू कितना है, V by I, यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना ले सकते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल अपॉन यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल अपॉन यूनिट ऑफ करंट। राइट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट V पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम। जिसको क्या बोलते हैं, ओम, यानी कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओम। ये SI यूनिट होती है, बट आपको फंसाने के लिए एक ऑप्शंस में वोल्ट पर एम्पियर भी डाल सकते हैं। ये भी यूनिट किसकी है, रेजिस्टेंस की। ये यूनिट किसकी है, रेजिस्टेंस की। यहां तक क्लियर हुआ सब कुछ अच्छे से, बाकी सब हो रहा है सर, यही नहीं हो रहा हमारी क्लास में। उसके से बात सब हो रही है, बट पढ़ाई के छोटे सामने सब हो रहा है। चलिए, इतना तो बात हमें क्लियर होगी, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तभी हमने ओम्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा था। अब और किस किस फैक्टर पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उसको हम देख लेते हैं। राइट, यानी कि ये किसी कंडक्टर की ये पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है, इसीलिए कांस्टेंट हम यहां जो यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर पर्टिकुलर टाइप के कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। अगर जितनी लंबी वायर एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस है, ये जरूरी नहीं है उतनी ही वायर लंबी आपकी कॉपर की इक्वल रेजिस्टेंस हो, ये दोनों के अलग अलग होंगे। लेकिन कॉपर के यहां वाले कॉपर की जितनी लंबी वायर में रेजिस्टेंस होगी, उतनी लंबी वायर अगर आप दूसरे स्टेट के कॉपर पे लोगे तो भी उतनी रेजिस्टेंस होगी। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या वैल्यू होगी, फिक्स होगी। राइट, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो किस किस वैल्यू पे डिपेंड करेगी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इसकी पूरी जानकारी हम यही करेंगे अब लोगों के साथ। ओके, टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। टोटल कंप्लीटली यहां पे मेनली 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कितने फैक्टर डिपेंड करती है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है।
फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर हम किसकी निकालेंगे, कंडक्टर्स की फैक्टर्स निकाल, मतलब कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पहला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। पहला क्या होता है कि ये लेंथ में डिपेंड करती है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, राइट। मतलब फर्स्ट है लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या होता है इसमें, कैसे डिपेंड करती है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, length of the conductors, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्या चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, सपोज मान लेते हैं हमारा अभी जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ए टू बी, ये लेंथ इसकी कितनी है, एल है, इसकी एरिया मैं मान लेता हूं ए है, ये x2 नाम दे दो, एरिया को हमने एरिया है, एरिया ए है, मान लेता हूं इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, रो, रेसिस्टिविटी ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या होती है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ओके, पहला ये आ गया। सेकंड जो डिपेंडेंट होती है वो कैसे होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। कैसे होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। सेकंड है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मतलब जो सर्कल टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक वायर को आप ले लो और ऐसे कट कर दो, यानी कि इस सपोज मान लीजिए वायर है, इसको ऐसे करने कट कर दिया, ये सर्कल जो दिखाई दे रही है ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि ये हमारी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to the area of the conductors, यानी कि R जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा, 1/a होगा। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन, राइट। और थर्ड जो डिपेंडेंसी है वो है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, यानी कि एल्युमिनियम की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, लीड की अलग होगी, सब अपने अपने मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी जो होती है वो फिक्स वैल्यू होती है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और उस मटेरियल की चेंज कभी नहीं होती है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इंटरनल, थर्ड में बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए आप क्या, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर मटेरियल्स।
राइट। इसको ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional to the resistivity of the conductor। resistivity of the conductor यानी कि R is directly proportional to the resistivity of a conductor। resistivity of a conductor, ये 3 इक्वेशंस आ गए। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। चौथा जो डिपेंडेंसी होती है वो टेम्परेचर पे होती है। किस पे डिपेंडेंसी होती है, टेम्परेचर पे होती है। रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे जो कंडक्टर की रेसिस्टेंस होती है वो इंक्रीमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट होती है। यानी कि फोर्थ पॉइंट, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही कर चुका हूं, इसलिए ओम्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे दिया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। resistance of a conductor is directly depend on temperature, which is not considerable in 10th class or Ohm's law। resistance is directly depends on resistance of a conductor is directly depends on temperature। डायरेक्टली depends on temperature, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगी तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी। किसकी, कंडक्टर की। किसकी, कंडक्टर की। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसकी वैल्यू होती है R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हमारी 12th क्लास में आएंगे, राइट। ओके, यानी कि कुल मिलाकर के ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये तो हमारा कंसिडरेबल अमाउंटेड नहीं है, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। बाकियों का 3 को मिलाएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करती है जो कंसिडरेबल है, रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करती है वो भी कंसिडरेबल है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करती है ये भी कंसिडरेबल है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड we get R directly proportional to rho L by A, rho L by A। और इस प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी को हटाते हैं और एक कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कांस्टेंट इज 1। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 into rho L by A। और इसको क्या होता है, R इज इक्वल्स टू rho L by A। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। R इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, राइट। अगर मैं यहां से रेसिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहूं तो इसको कर सकता हूं R इंटू ए इज इक्वल्स टू रो एल। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। अगर इसकी मैं रेसिस्टिविटी यूनिट निकालना चाहता हूं तो इसमें क्या करूंगा, एलएचएस यूनिट इज इक्वल्स टू आरएचएस। आरएचएस में कौन है, आर है, ए है और एल है। आर का क्या होता है, ओम। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर 1 मीटर कैंसिल, क्या बचा, ओम मीटर। क्या बचा, ओम मीटर। यानी कि
मैं बोल सकता हूं यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या बोल सकता हूं? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर। आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर अच्छे से समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा कि फिजिक्स को एंजॉय करके और अच्छे से दिल लगा के पढ़िए। कंप्लीट लेक्चर ट्रस्ट में अच्छे से हो जाएगी आपकी इस यूट्यूब चैनल में। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन नीडी पर्सन्स को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे इनकी जरूरत है और अभी उसे मिल जाएगी तो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज बोर्ड निकलने के बाद मिलेगी तो इस बात के लिए पछतावा हो जाएंगे कि शायद हमको भी मिल गया होता। राइट, आप अपने साथ साथ अपने अगल बगल सबका ख्याल रखिए और अपने दोस्त को जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी 10th की बोर्ड की प्रिपरेशंस और 12th बोर्ड की प्रिपरेशंस काफी अच्छे से और आपके साथ साथ कर सके। कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।